वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोविड-19 की थर्ड वेव और इससे हमें मुकाबला भी करना है, इससे हमें लड़ना भी है, इससे हमें डरना भी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी है। अगर आपको अपने घर वालों से थोड़ी सी भी उनसीयत और मोहब्बत है तो खुदा ना बाहर जाते हुए मास्क पहने, अपने बैग में या अपनी गाड़ी में या अपनी बाइक पे सैनिटाइजर रखें अपनी पॉकेट में, हाथों को मुसलसल धोते रहें। आसान तरीन इसके एसओपीज हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्लीज अगर आपको अपने घर वालों से, अपने बच्चों से प्यार है तो प्लीज इन एसओपीज को आप अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। डॉक्टर आतिफ साहब, वैक्सीनेशन आ चुकी पाकिस्तान में, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस बारे में बताइएगा हमारी ऑडियंस को। लोग लगवाना शुरू हो चुके हैं अब? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन आ चुकी है पाकिस्तान में और लोग लगवा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारा रवैया जो है ना अभी भी थोड़ा सा वो डाउटफुल, जैसे हर चीज़ के बारे में हम हो जाते हैं और कॉन्स्पिरेसीज आनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से लगवाने के बाद तो मगरमच्छ बन जाओगे। अरे इसे लगवाने के बाद इंसान बंदर बन जाएगा। तो जिस वक्त वैक्सीन बनने की कोशिशें हो रही थी बनाए जाने की, उस वक्त से ये शुरू हो गई थी कॉन्स्पिरेसीज, और वो चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। बड़े क्रिएटिव माइंड है वैसे, लेकिन लोगों के वैक्सीन जो है वो शायद मेरा ख्याल है एक मौसर हथियार होगा। अगर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है वो डेफिनेटली बाकी उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनके मुकाबले में डेफिनेटली प्रोटेक्टेड होंगे रिलेटिवली। जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो हर चीज के लिए आ जाती हैं, हम लोग डाउट में पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए आपको, आवाम के लिए मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से मशवरा करना चाहिए जो डेफिनेटली इसके एक्सपर्ट हैं। जब आप आपस में हर एक की सुनी सुनाई बात को, और एक तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसने जो एजुकेट किया हुआ है कि हर मैसेज जो हमारे पास आ जाता है, हर वीडियो, हर कोई भी चीज है, वो सारे के सारे हमने बगैर सोचे समझे तस्दीक फॉरवर्ड कर देने हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों का। तो आप प्लीज एक तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाएं, और जो लोग रेलेवेंट हैं, वो जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं इसके, या आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है, जो आपका मौलज है जिससे आप रब्ता करते हैं, उस पर यकीन करें और उससे पूछें। और डेफिनेटली जब भी मौका मिलता है, चूंकि अभी ऑब्वियसली पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगाई गई है प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे हैं और डायरेक्ट पेशेंट्स को डील करते हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं, तो पहले उनको लगाई गई। उसके बाद फिर 60 इयर्स प्लस लोगों के लिए है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली बाकी आवाम के लिए भी आएगी, तो जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें जो एक बहुत बड़ा मुद्दा या एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि भाई उन कपल्स को जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, इनफर्टिलिटी से बढ़ जाएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है इस वैक्सीन पे भी, अदरवाइज भी कोई ऐसा कोई साइंटिफिक कुछ भी नहीं है ऐसा कि जी इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी इससे। और इससे अलावा बेशुमार और चीजें हैं कि वो एक वैक्सीन आएगी जिससे इंसान जो है वो उसके रवैया चेंज हो जाएगा और वो जो तकद्दुस वाले रिश्ते हैं उनको वो भूल जाएगा, वो एक हैवान बन जाएगा, खुदा ना खास्ता इस किस्म की चीजें। ये सब की सब जो है ना ये होक्स हैं और बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगरचे ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि हम ये वैक्सीन बनाई गई है इस 1 साल के ही ऑलमोस्ट प्रोसेस में ये सारा कुछ किया गया। इसको बहुत लंबी स्टडीज इस पे नहीं हुई, लेकिन अभी तक जितनी स्टडीज हैं उसके मुताबिक, बल्कि अभी एक स्टडी में पढ़ रहा था जिसपे वो प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी उन्होंने लगा दी है और उसको वो 3 महीने ऑब्जर्व किया उन्होंने। और अभी तक उसमें कोई एज सच कोई इसमें नहीं है। प्रेग्नेंट खवातीन का डाटा भी इसमें शामिल हो चुका है, अभी हो रहा है। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन अगर आप उस हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, खासतौर पे ये जो ओल्ड एज ग्रुप है हमारा, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हैं जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद है, उनको तो जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, जो हमारे साथ कॉलर हैं आयशा ने हमें लाहौर से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जहीर अख्तर से सवाल है कि क्या जिसको एक दफा कोरोना हो जाता है उसको दोबारा हो सकता है? ठीक है, मासूमाना सवाल है, इसका हम जवाब अभी आपकी कॉल के बाद देते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल दोबारा हो सकता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उसको हो सकता है कि वो वाली सिम्टम्स, सीरियस सिम्टम्स ना आए, पहले जो ख्याल किया जाता था। लेकिन अब जो यूके का वेरिएंट आया उसमें हमने देखा है कि दोबारा पहले भी सिम्टम के साथ दाखिल हुआ और दोबारा भी सिम्टम के साथ दाखिल हुआ, लेकिन ये भी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर उसको एक दफा कोरोना हुआ तो सेकंड टाइम वो कैरियर होगा, कि उसके नाक में, मुंह में, सांस की नाली में कोरोना मौजूद है। तो वो जब उसका टेस्ट कराएंगे तो वो पहले भी पॉजिटिव था, अब फिर दोबारा पॉजिटिव होगा। बहुत सारे केस ऐसे हैं,
लेकिन वो वजह बनता है ट्रांसफर करने का, कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने घर वालों को ले जाके, दोस्तों को ले जाके ले जा सकता है, लगा सकता है। लिहाजा हम कहेंगे कि उसको कोरोना दोबारा हो सकता है, एहतियात वही करनी है जो पहली दफा में की। अच्छा, मेरी बहन से बात हो रही थी, शी लिव्स इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और हम जब अमेरिका या दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर लोग SOPs भी फॉलो कर रहे होते हैं, बड़ी एहतियात बरतते हुए भी हमें बुरा दिखाई देता है। तो शी टोल्ड मी कि हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ब्रेक से पहले बता रही थी, बल्कि आपके साथ ही शेयर कर रही थी कि डॉक्टर्स इतना कोऑपरेट करेंगे, अगर छोटा मोटा आपको कोई घर बैठे मसला है तो हमें क्लिनिक या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे डॉक्टर्स इतना कंट्रीब्यूट करें कि वो फ़ोन पे ही हम तमाम लोगों को जो भी चीज़ें वगैरह हैं वो बात करें। तो हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन ना लगवाने का रवैया है और कोविड-19 कोई बीमारी मौजूद है इसको ना मानने का रवैया है, और हमें ये बीमारी नहीं हो सकती, हम कोई सुपर क्रिएचर हैं, जो ये रवैया है, सिर्फ बाहर काउंसलिंग हो रही है, फ्री ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, कोई भी सवाल है तो आपके साथ अवेलेबल है, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या इससे ऐसा अगर हम लोग करें तो क्या लोगों के रवैये में और तब्दीली से आ सकती है? आपको लगता है इसकी जो मार्केटिंग है या जो बैनर्स हैं या जो चीज़ें हैं वो दूर दूर तक छोटे शहरों में भी जानी चाहिए? नो डाउट जी, बिल्कुल जानी चाहिए, और मेरे ख्याल में बहुत रोल मीडिया, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर के लोग जो हैं वो बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा रोल प्ले करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसमें आम बंदा बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, कि जो आम शख्स है, जो कोई स्कॉलर नहीं है, जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, क्योंकि वो एक आम बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही अपने है। साथ वाले एक आम मोहल्ले के शख्स को समझा सकता है, जिसको अगर डॉक्टर साहब की बात समझ में नहीं आ रही है या किसी की बात समझ में नहीं आ रही, तो जो आम बंदा अगर इस बात को अंडरस्टैंड करता है तो वो अपने गिरदो नवाह के बहुत सारे लोगों को समझा सकता है। जी बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल में जैसे इसके फैलाव में अगर रोल हम लोगों की लापरवाही का है, तो इसी तरह अगर हम जिम्मेदारी का सबूत दें, हमारी आवाम जो जिम्मेदारी का सबूत दे, तो डेफिनेटली हम इसके जो फैलाव को रोकने का भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि जो हमारा ओवरऑल रवैया है ना, वो ये है कि मैं ना मानूं, मतलब जो मेरे ज़हन में फिक्स आइडिया हो गया वो मैंने बस रख लिया और अब मैंने चेंज नहीं करना। तो डेफिनेटली जब आप किसी जगह पे भी वैक्सीनेशन के बारे में कभी इन्फॉर्मेशन लेने जाएं तो ज़रा ओपन माइंड के साथ, खुले दिमाग के साथ जाएं कि अगर वो बात ठीक हो रही है और उसकी लॉजिक बनती है तो मैं अपने ख्यालात चेंज कर लूंगा और मैं मान जाऊंगा वो उस बात की। और खास तौर पे जब एक्सपर्ट एक चीज को बता रहे हैं और जब आपको खुद ये समझ आ जाए तो फिर डेफिनेटली वो तमाम लोग मेरे ख्याल में जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है वो बहुत लगवा चुके हैं अब तक, वो बहुत पॉजिटिव चीज प्ले कर सकते हैं कि हमने लगाई है और कुछ नहीं हुआ, और हमने लगाई है और हम उसके बाद जो है वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये मेरा ख्याल है वो तमाम लोग उनको डेफिनेटली, आप जैसे कह रही हैं, मीडिया अपना रोल के अदा कर रहा है, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स कर रहे हैं, और बेशुमार, और इसी तरह टीचर्स रोल बहुत सारा प्ले कर सकते हैं, एक्टर्स कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। तो हमें सबको सामने आना चाहिए क्योंकि ये एक चेंज लेके आनी है हमने उन रवैयों में जो कि अब तक हम जिनका मुजाहरा करते रहे हैं। तो डेफिनेटली हर बंदे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सहर चावला, हमने प्रेग्नेंट खवातीन की बात की और बहुत ज़्यादा जब कोई खातून जब माँ बनने के उस प्रोसेस में होती है और एक मरहले में होती है तो बहुत सारे कंसर्न, वैसे भी आम हालात में भी वो सोच रही होती है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मैं अच्छे से अच्छी सेहत में रहूं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं। लेकिन कोविड के दौर में ऑब्वियसली हम इस पर पहले भी बहुत बात की है, लेकिन जो थर्ड वेव है स्पेशली, मैं आप उन माओं को थोड़ा सा बताएगा कि वो कैसे अपनी इम्यूनिटी अच्छी रख सकती हैं, अपनी सेहत का मज़ीद ख्याल रख सकती हैं। अच्छा नबिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं तो बल्कि आप लोगों को अर्ज करूंगी कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए तो पूरा एक अलग से प्रोग्राम किया जाए ताकि हम उनको गाइड कर सकें, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है मेडिकली, हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होती है। ये इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हार्मोनल चेंजेस और डाइट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, सेकेंड के डिफरेंट है, थर्ड के डिफरेंट है। कोविड की थर्ड वेव हो, सेकेंड वेव हो, फर्स्ट वेव हो, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए जो डाइटरी रिकमेंडेशंस है वो उनके हार्मोन्स के हिसाब से ही रहेंगी।
जो उनकी बॉडी मांग रही है, उनकी जो चीज़ें यानी उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो प्री मेच्योर लेबर ना इंड्यूस कर सके, कुछ चीज़ें आप थर्ड ट्राइमेस्टर में लेते हैं ताकि लेबर का वक्त जब करीब आ रहा है तो नेचुरल लेबर हो और लेबर इंड्यूस करने की जरूरत ना पड़े। कुछ चीज़ें सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे से छठे महीने में होती है। चौथे से छठे महीने में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, ज्यादा ताकत चाहिए होती है। तो खवातीन को मैं यही रिकमेंड करूंगी, जितनी भी प्रेग्नेंट खवातीन है, खास करके जो पहले 3 महीने में है, प्लीज कोई विटामिन ए का सप्लीमेंट आपने नहीं लेना, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो विटामिन ए की सप्लीमेंट जो है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर पहले ट्राइमेस्टर में खवातीन की बॉडी उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे, जिसकी वो टेंडेंसी रखती है। और तो किन खानों में, हम इन खानों का भी जिक्र करेंगे। रमेश कुमार ने सिब्बी से हमें कॉल किया, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रमेश। वालेकुम सलाम मैडम, मेरा आपसे एक सवाल था इस कोरोना के हवाले से। हमारे पाकिस्तान के लोग जब भी दीगर ममालिक में चले जाते हैं तो वहाँ के लोग पहले ही वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या आपके पाकिस्तान में बच्चों को पोलियो वैक्सीन करवाई गई है, कोरोना वैक्सीन करवाई गई है। जबकि हमारा ये सवाल है कि जब दीगर ममालिक के लोग पाकिस्तान में आते हैं, क्या उनसे पूछा नहीं जाता कि उन लोगों ने वैक्सीन करवाई है कि नहीं करवाई? अगर करवाई होती तो आज बरतानिया का क्या कोरोना पाकिस्तान में आ सकता था? और इसके अलावा हम एक और भी हमारा आपसे सवाल है कि लोग यही कह रहे हैं कि अभी हुकूमत को होश आया है, पहले हुकूमत कहाँ थी जब 1 माह से कोरोना की वैक्सीन होने जा रही थी? तो उस वक्त हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि ये वैक्सीन का असर 2 से 3 हफ्ते में जो कि होगा, जबकि जब वजीर आजम को वैक्सीन लगती है उसके बाद ये मौक़िफ़ आता है कि ये वैक्सीन असर 2 से 3 माह में अपना असर करेगी। थैंक यू सो मच रमेश, आपने कॉल की और बड़ा वैलिड आपने सवाल किया। आपका जो कंसर्न था, आई अप्रिशिएट दैट, आपके ख्यालात, और इस पर बात करना आई एम श्योर कि ज़रूरी है। हम इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले रमेश कुमार ने सिब्बी से हमें कॉल की थी और बड़ा कंसर्न उन्होंने शो किया था कि जब भी हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो हमसे वैक्सीनेशन और हमसे दीगर मेडिकल जो है वो मांगे जाता है कि पोलियो फ्री हैं या फलाना बीमारी से फ्री हैं, लेकिन जब कोई और ट्रैवल करके पाकिस्तान आता है तो क्या हम भी इतने ही एक्टिव होते हैं उस मामले में? जी डॉक्टर साहब। रमेश का जो है ये कंसर्न बहुत वैलिड है और बहुत जेन्युइन है, लेकिन मेरे ख्याल में हर मामले में गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहिए। हर मामले में गवर्नमेंट कसूरवार नहीं होती। उसमें ऐसे है कि जैसे फर्ज करें बाहर के ट्रैवल से आ रहे होते हैं तो आपको एक आते हुए फॉर्म दिया जाता है हमारे अपने जहाज में पीआई के अंदर, जिसमें ये कहा जाता है कि आपने कहीं अफ्रीका के मुल्क का सफर तो नहीं किया, साउथ अमेरिका के मुल्क का सफर तो नहीं किया, या जिस मुल्क से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं आप उसको कमेंट करने होते हैं, और आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या कोई इस तरह की चीज तो नहीं आ रही, वो आपने ईमानदारी से, बेहतर है कि ईमानदारी से लिखें। और फिर जब आप काउंटर पे देते हो उनको, इमिग्रेशन वालों को, उन्हें चाहिए कि वो पढ़ें, और अगर किसी में वो प्रॉब्लम है तो उनको फिर आइसोलेट कर लिया जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि वहां पे उनको वो ईमान सही नहीं लिखते, बस खाना पूरी कर देते हैं और वो पैसे रख लेते हैं। अगर ये दोनों चीजें कर ली जाए तो हमारा भी असूल वही है जो बाहर के मालिक है। दूसरी बात जो उन्होंने पोलियो की, तो पोलियो में ये है कि उन ममालिक में पोलियो खत्म हो चुका है, पूरी दुनिया मानती है, WHO मानता है, लिहाजा हम उनको चेक नहीं करते, लेकिन हमारे ममालिक में अभी तक पोलियो मौजूद है, जिसकी वजह से वो हमें चेक करते हैं कि उन्होंने पोलियो के कतरे पिए या नहीं पिए। लिहाजा जरूरी है कि हमारे सारे बच्चे पिए ताकि पोलियो यहाँ से भी खत्म हो। जबरदस्त। अच्छा, कुछ सुपर फूड्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है आमिर साहब, उनकी कॉल शामिल करते हैं। आमिर साहब ने सरगोदा से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आमिर? मैम जी वालेकुम सलाम। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि जिसको एक दफा कोरोना हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, वो वैक्सीनेशन कब करवा सकता है? अच्छा ठीक है, दैट्स इट। ओके जी बहुत शुक्रिया। जी एक बड़ा वैलिड सा, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि वो तमाम लोग जिनको कोरोना होगा क्या वैक्सीनेशन करा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। सिर्फ जो एक्यूट फेज है ना, जिसमें वो बीमारी चल रही है अभी, तो उसके लिए अमूमन ये कहा जाता है कि अगर रिकवर हुए, अलामात को मुकम्मल ठीक हुए, 4 से 6 हफ्ते हो गए तो ये सेफ पीरियड है जिसमें वो बिल्कुल लगवा सकते हैं वैक्सीन। ठीक है जी आमिर, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर आतिफ साहब ने दे दिया। अब जरा बात कर लेते हैं उन सुपर फूड्स की
जो डॉक्टर सहर हमें बताएंगी। जी डॉक्टर साहिबा, सुपर फूड्स वैसे तो हम बात बहुत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूंगी कि आप उन सुपर फूड्स का बताइएगा जिसमें हमें हमारी सारी चीजें जो है वो मिल जाए, कैल्शियम भी मिल जाए, जिंक भी मिल जाए, या जो बाकी दीगर चीजें हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं वो हमें मिल जाए। दो बातें करूंगी, द बिटर द बेटर। जितना कड़वा उतना ही अच्छा। जितनी कड़वी सब्जियां हैं जिनमें थोड़ी कुड़त्तन भी आती है, ठीक है, जिस तरह आपके पास करेला है, जिस तरह आपके पास सरसों है, जिस तरह आपके पास पालक है, एक बड़ी मशहूर सब्जी है केल, इंपोर्टेड सब्जी है, ठीक है, ये आपके पास जितनी कुड़त्तन वाली सब्जियां हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी ऊपर से नीचे उतनी अच्छी हैं। और दूसरी बात, पिछले साल एक बार आपके शो में की थी रमजान के दिनों में, ईट द रेनबो, यानी जितने ज्यादा रंगों की आप चीजें खाएंगे, अल्लाह ताला ने फल और सब्जियां दोनों की बात कर रही हूँ, उनको जितने तरह के रंग दिए वो हर तरह का रंग रैंडमली नहीं दिया, यानी एवं नहीं बांट दिया। हर तरह का रंग एक केमिकल की वजह से है जो उसको एक खास सलाहियत देता है इम्यूनिटीज में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में अपना रोल प्ले करने की। अगर आप सारे रंग इंक्लूड कर लेते हैं ना, कम से कम 7 से 8 रंग डेली इंक्लूड कर लेते हैं, यानी 3 से 5 कप जो है आप सर्विंग्स ले लेते हैं फल और सब्जियों की मिला के, तो आप हर एक की एक एक प्रॉपर्टी जो है अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली अपने जिस्म में ले रहे हैं। तो जितना कड़वा उतना अच्छा, जितना हरा उतना खरा, और रेनबो खाएं। तो दिस इज वेरी सिंपल रूल। और इसके अलावा हर चीज में म्यान रवि इख्तियार करें। कुछ लोग ना जुनूनी हो जाते हैं कि वो कहते हैं अब गोश्त बिल्कुल खाना ही नहीं है। अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो मैं बताऊं, जो आपका विटामिन B12 है वो वेजिटेरियन, वो सब्जी वाली सोर्सेज में प्रेजेंट ही नहीं है। B12 प्रेजेंट ही गोश्त और मुर्गी में है, तो आपको लेना है। जिस तरह अभी हम जिंक की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा वो प्रेजेंट ही आपके पास गोश्त में है। जो प्रोटीन है हमारे पास, वो हमारी बॉडी का मेन जुज़्व है, सारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा डाइवर्स फैले फंक्शन ही प्रोटीन के हैं। प्रोटीन बेस्ट हमारे पास एनिमल सोर्सेज से आता है, तो गोश्त, मुर्गी, मछली भी खाएं, लेकिन इन सब चीजों को जो बनाने का तरीका, इनको बेक करके खाएं, इनको स्टीम करके खाएं, इनको बॉईल करके खाएं। और ये जो हम सब्जियां पकाते हैं ना, कि हम उसको पानी में 25 मिनट पकाते हैं और फिर कुकर लगा देते हैं, सब्जियों में जो मौजूद विटामिन होते हैं ना जिससे हमने फायदा लेना है, उनमें सलाहियत होती है कि वो पानी में जज़ब हो जाते हैं, फौरन निकल जाते हैं। और पोटेशियम भी। आज जब आप उसको 20-25 मिनट पानी में पकाते हैं, आपको लगता है आपने उसमें कोई विटामिन छोड़े हैं। सब्जियों को यहाँ हल्का सा सौते करके खाएं, ठीक है। पालक के अलावा बाकी सब्जियों को तो आप रॉ भी खा सकते हैं, वो भी मैं बताती हूँ क्यों। यहाँ पर सब्जियों को स्टीम करके खाएं। पालक जो होती है ना, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, सेल वॉल जो होती है उसके ऊपर की, वो थोड़ी सख्त होती है। उसको अगर हल्का सा स्टीम कर लें या सौते कर लेना, वो टूट जाती है और फिर उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन A, विटामिन C, ऑक्सलेट, वो बेटर निकल सकता है, वो बॉडी को बेटर फायदा पहुंचा सकता है। हरा, खरा, कड़वा बेटर, और जितने रंग के फल और सब्जियां खाएं। 3 से 5 कप जो है आपकी आइडियल बॉडी की रिक्वायरमेंट की सर्विंग होती है, उसको हाइड्रेटेड रखें। सिर्फ पानी से नहीं, आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उनसे भी रखें। हमारे दिन की, डेली की पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 4500 मिलीग्राम होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। कम से कम 5 कप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप डेली लेंगे तो वो आपके पास पूरी होगी। आपकी जो डेली की दोनों सर्विंग्स है, लंच की और डिनर की, उसमें 3 से 6 आउंस प्रोटीन जरूर शामिल होना चाहिए, लेकिन वो तला हुआ नहीं होना चाहिए। 3 से 5 कप फल और सब्जियां मैं बता चुकी हूँ। जो लोग दूध को टॉलरेंट है वो दूध पिए, वो जो लोग दूध को टॉलरेंट नहीं है वो आपके पास दही लें। जो लोग दूध को टॉलरेंट नहीं है वो अपना कैल्शियम हरी सब्जियों से ले सकते हैं, वो अपना कैल्शियम दालों से ले सकते हैं, वो अपना कैल्शियम नट से ले सकते हैं। एक मुट्ठी भर के नट्स आप लें। ये नहीं है कि अब शॉपर खुल गया तो उसके बाद आपका हाथ रुक ही नहीं रहा है। नाश्ते में आपने 2 चीजें शामिल करनी है। एक तो अंडे, 2 अंडे रोज खाएं, जर्दी समेत खाएं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। इवन कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, हाँ जी, जब आप जर्दी के साथ अंडा लेते हैं आपका वेट ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है एज कंपेयर टू जब आप खाली एग व्हाइट लेते हैं। ये पूरी रिसर्च है। वो इंसुलिन को, डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, एक चीज होती है इंसुलिन इंडेक्स, यानी कौन सा खाना खाने के बाद बॉडी में इंसुलिन कितनी स्पीड से शुगर ऊपर लेके जाता है। पूरा अंडा जब आप लेते हैं वो कम स्पीड से लेके जाता है। इवन के लिए डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है, हाइपरटेंसिव्स के लिए भी अच्छा है। और नाश्ते में ग्रेन्स लें, होल ग्रेन्स लें। बेशक अपने पास मेथी के पत्तों की, जवार बाजरे की रोटियां बनाएं, बेसन की रोटियां बनाएं, सफेद आटा मत लें, जौ के दलिए लें, दलियों के साथ आप नट्स लें। अगर किसी को डेयरी इंटॉलरेंट नहीं है तो वो बेशक नाश्ते में आपके पास अमेजिंग अमेजिंग। और ये सुपर फूड्स आपने बताए, आई एम श्योर सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका होगा। एक कॉलर है मुमताज अली, उनकी जनाब कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब। वालेकुम सलाम। बेटा जी ये है कि मैंने इंजेक्शन लगवा लिया था जी, मैंने इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन लगवाई है जी, 4-5 दिन हो गए। ठीक। उस वक्त तो कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन अब 3 दिन पहले मुझे शिवरिंग हुई, टेम्परेचर नहीं हुआ लेकिन मुझे सर्दी लगी।
तो अब मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप फिर दोबारा इंजेक्शन वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या नहीं? अच्छा, आपकी एज क्या है? 70+। 70+ है जी डॉक्टर। अच्छा जी, ये आपने अभी पहली वैक्सीन की डोज लगाई है, और जैसे वैक्सीन पे आपको अंदाज़ा होगा, फैमिली में बच्चों को भी लगती है वैक्सीन। कुछ वैक्सीन लगने के बाद हल्का सा बुखार या नज़ला ज़ुकाम की कुछ माइल्ड सी अलामात आ सकती हैं, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। वैक्सीन लगने के बाद अब आपकी जब दूसरी डोज का जब टाइम होगा, जो कि 3 हफ्ते के बाद होता है, तो आप वो अपनी दूसरी डोज भी ज़रूर लगवा लीजिएगा, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इस दौरान अगर आपको, जैसे जो हम इस प्रोग्राम में पहले बता चुके हैं कि अगर कोई अलामात ऐसी आती हैं जिस पे कोविड का शक पड़ सकता है, तो अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन ने अभी इतनी जल्दी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं की होगी, तो कोविड किसी को भी हो सकता है, इन तमाम लोगों को हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई ज़्यादा ऐसी ख़तरनाक अलामात, खांसी है या बुखार हो जाता है या सांस लेने में तकलीफ होती, तो डॉक्टर साहब से रब्ता कीजिएगा। लेकिन उसका वैक्सीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं कि चूंकि वैक्सीन लगाई है इसलिए चांस कम ज़्यादा हो गया। तो वैक्सीन आपने ठीक लगवाई, बहुत अच्छा काम किया। अब इंशाल्लाह जब आपके दूसरे वैक्सीन का टाइम आएगा वो भी ज़रूर लगवाइएगा। माइल्ड जो अलामात है, ये पैरासीटामोल या जो आम दर्द की या बुखार की दवाइयाँ होती हैं वो भी लिया जा सकती हैं। अगर आपको सर्दी लगी है और एक दफ़ा ठीक हो गई तो कोई परेशानी की बात और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुमताज साहब हम आपको कहना चाहेंगे, और परेशान होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कीजिएगा, अपने एज फेलोज को, कि वो जरूर लगवाएं वैक्सीन। जनाब, इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू और पैनलिस्ट हमारे यहीं पर मौजूद है। स्टे विद वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में है हम इस वक्त, और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को जितना बचा के रख सकते हैं। गैर ज़रूरी बाहर मत जाएं। अगर आपका जाना हो रहा है, घर में कोई ऐसी गैदरिंग हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोग मेनटेन करें। हाथ वगैरह मत मिलाएं, गले मत मिलें। बच्चों को मिलने से बड़े बुजुर्ग और हम जैसे लोग जो कि वर्क प्लेस पे होते हैं, घर में जितने भी हमारे बच्चे मौजूद हैं, उनको प्यार करने से थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, बच्चों में भी वायरस की अब तशखीस हो रही है? जी बिल्कुल, बच्चों में भी ये हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बच्चों में अमूमन जिस तरह बड़ों में जितना ज़्यादा वो मुतासर करता है, वैसी सिम्टम्स वाला जो वायरस की इन्फेक्शन है वो बच्चों में बहुत कम देखी गई है। लेकिन बच्चे जो है ना, वो स्प्रेड का बाइस बहुत बनते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे, चूंकि बच्चे ऐसे हैं, ऑब्वियसली घर में अगर बच्चे हैं तो वो तमाम घर वालों से मिलते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। वो अपने जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो अगर बाहर से आ रहे हैं या उनके फ्रेंड्स कोई बाहर से आ रहे हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स या दूसरे लोग जो हैं उनके साथ भी वो मिलते जुलते हैं, तो ट्रांसमिशन का सोर्स बहुत सारे सवाल करते हैं लोग कि स्कूल ही एकदम से क्यों बंद कर दिए जाते हैं। तो वो ये है कि बच्चे चूंकि उस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते SOPs, लिहाजा जब वो आपस में भी एक क्लासरूम में मिलते हैं तो किसी एक बच्चे में अगर वायरस है तो वो दूसरे बच्चों में मुंतकिल होगा, और फिर वो बच्चे जो जब अपने घरों में जाएंगे तो अपने बुजुर्गों में या अपने पेरेंट्स में वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है वैसे तो, कि कम से कम बच्चे सीरियस बीमार नहीं होते, लेकिन ये कोई ऐसा रूल नहीं है। खुदा ना खास्ता इन्वॉल्वमेंट है तो वो अल्लाह रहम करे, कभी कोई ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ओवरऑल देखने में यही है, बच्चों में कम है लेकिन वो स्प्रेड का बाइस। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में पिछले 1.5-2 साल से आई मस्ट अप्रिशिएट हमारे जितना मतलब डॉक्टर्स और हमारा जितना मतलब कि मेडिकल तबका है और हॉस्पिटल्स में, ये लोग हमेशा फ्रंट फुट पे रहे, और हमेशा इन्होंने कि सारी सिचुएशन हमने इतनी वर्स्ट भी देखी तो हमेशा ये वहाँ पर मौजूद रहे। ऐसे में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है। इस बारे में थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, जो सपोर्टिंग अमला है, वो सारे के सारे इस बीमारी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए हाजिर हैं, अपनी जानों को ख़तरे में डाला हुआ है। हमारे बेशुमार डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स के पेरेंट्स और उनके बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए कि वो हाईएस्ट रिस्क पे हैं। और चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल जो हमारा हॉस्पिटल है, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट केयर हम प्रोवाइड कर सकें वो करते हैं। और हमारा इदारा बहुत सारी और जगह भी होंगी, लेकिन हमारा इदारा ऐसा है कि जिसमें बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ जो मेडिकल केयर है, जिसमें कंसल्टेंट्स, यानी हम लोग, अभी मैं कल संडे था और मैं कल प्रॉपर आया घर से और मैंने राउंड किया, और उन पेशेंट्स का जो
पेशेंट जिनके फैमिली में हो चुके हैं ना मरीज, वो शायद कुछ थोड़ा सा आइडिया कर सकें कि वो जो माहौल होता है वो पेशेंट के लिए बहुत डिप्रेसिंग होता है, और वो एक ऐसा टाइम कि जिसमें वो तकलीफ में मुब्तला हैं और आईसीयू में दाखिल हैं या आइसोलेशन में दाखिल हैं, अकेले हैं, फिर उसके बाद तबीयत ख़राब हो रही है और फिर वो लंबा प्रोसेस चल रहा है, कई दिन का प्रोसेस है। तो ऐसी सूरत में उनको मोरल की बूस्टिंग की भी ज़रूरत होती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर ट्रीटमेंट के बावजूद बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने मुल्क के डॉक्टर नर्सेज को बचाने के लिए, उनको रिस्क कम करने के लिए, फिर वही पंच लाइन है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखेंगे तो हमारा ध्यान भी रखा जाएगा। और ये कोई, जैसे मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि इतनी सीरियस बीमारी से बचने के लिए अगर हमें सिर्फ मास्क पहनना पड़ जाता है पब्लिक में, या हमें हाथ धोने या सैनिटाइज करने पड़ जाते हैं, या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि जो हम कहें जब आप। और अब तो वो भी मसला खत्म हो गया है ना, खवातीन के लिए इतने प्यारे प्यारे फैंसी मास्क अब आ चुके हैं, आप जो अपने कलरफुल से जोड़े पहनते हैं उसके साथ ही मैं समझती हूँ कि बड़ा जबरदस्त काम किया है ये हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने, कि उसी जोड़े के रंग के मास्क बना दिए, तो खवातीन की दिक्कत ही खत्म हो गई है, वो बड़े फैशनी मास्क चल रहे हैं। तो पहने क्यों आप लोग मास्क पहनने से घबरा रहे हैं? सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी सादिया, आपको सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगी? जी, मेरी अम्मी है, उन्होंने वो 60+ उनकी एज है, उन्होंने वैक्सीन करवानी थी कोरोना की, तो मैंने ये पता करना था उनको सिप्रोक्सन से एलर्जी है। ठीक है, तो वो वैक्सीन करवा सकती हैं कि वो इशू तो नहीं होगा? जी बिल्कुल सादिया साहिबा, वो करवा सकती हैं। दवाइयों से एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर खास तौर पे किसी वैक्सीन से पहले कोई ऐसा एलर्जी का इंसिडेंस हुआ है तो ज़रा थोड़ी सी वो हम कह सकते हैं कि वो, लेकिन अदरवाइज सिप्रोक्सिन से या किसी भी दवाई से अगर एलर्जी है तो वो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये ज़रूर हम कहेंगे कि जब आप वैक्सीन लगाते हैं ना, तो वो उसके बाद जहाँ पे भी वैक्सीनेशन लगाई जाती है वो अमला आपको ये गाइड करता है कि आप कुछ देर हमारे पास यहीं पे बैठे रहें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई ज़ाहिरा एक दवाई है जो ऐड की जा रही है, अगरचे बहुत कम है कि इसके साथ एलर्जी हुई हो, लेकिन फिर भी हो सकती है, तो आप बेहतर है कि वो जो टाइम है जिसके लिए वो आपको कह रहे हैं उस वक्त के लिए ज़रूर बैठें। और आपकी वालदा को चूंकि एलर्जी है, तो अगर वो आधा घंटा आपको रुकने के लिए कहते हैं और आप 1 घंटा रुक जाते हैं उसी सेटअप में, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो होपफुली इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, जरूर वैक्सीन करवा। डॉक्टर साहब, हुकूमत के जो इकदाम हैं, आपको लगता है कि अगर ये जो ग्राफ है ये इसी तेजी के साथ मुसलसल ऊपर जाता रहा तो हुकूमत को और सख्त इकदाम उठाने की जरूरत दरपेश आ सकती है? देखें जी, ये जो वबाएं होती है ना, इसका कंट्रोल अवाम के हाथ में होता है। अच्छा। गवर्नमेंट के कवानीन से, गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से, उससे उसका भी इससे ताल्लुक है। तो बाजार बंद कर देगी, घर के दरवाजे कौन बंद करेगा? ये अगर अवाम खुद ये बात को समझ लें, आप भले से अपने सारे काम करें, आप श्योरिटी दें कि आप, पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, उसने मास्क पहने हुए हैं, उन्होंने 3 से 4-5 फुट का फासला रखा हुआ है और वो अपने हाथ बार बार धोते हैं, तो शायद गवर्नमेंट को ये करने की जरूरत ही ना पड़ती। यही सबसे बड़ी बात है कि चूंकि हम अमल नहीं करते तो लिहाजा हमारे ऊपर ये कवानीन लागू होते हैं और बाद में हम उसके पे फिर सफर भी करते हैं और प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो लिहाजा बात फिर यही है कि कवानीन जो है वो अवाम के लिए बनाए जाते हैं, अवाम कवानीन के लिए नहीं होती। अगर हम खुद इस बात पे अमल कर लेंगे तो ये चीजें बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से सेटल होती चली जाएंगी और गवर्नमेंट को भी सख्ती नहीं करनी पड़ेगी, वरना जितने हम लापरवाह होंगे सख्तियां उतनी ज्यादा होंगी। आपको लगता है कि अभी मजीद जिस तरह से लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, डॉक्टर साहब स्कूल्स बंद हैं, मार्च का जो है वो टाइम फिक्स्ड हो चुका है, फिर भी और सख्ती करने की जरूरत आपको लगता है कि? जी देखें, अगर ये मुश्किल होता है हुकूमतों के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी, लेकिन जैसे डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब ने कहा कि अवाम का रवैया बहुत ज़रूरी है। कोई इदारा, कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम खुद से ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे और हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो अगर तो अवाम का रवैया जो कि हम अभी भी देखते हैं इर्द गिर्द, वो अगर वैसा ही लापरवाही का जारी रहेगा तो फिर मजबूरन हुकूमत को सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। शहर की बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजें अब लगती हैं, कोविड से पहले नहीं लगती थी, इनको घर पे किया जा सकता है। जैसे कि आज हम यहाँ पर बैठ के हमारा शो कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है कि हम मास्क नहीं पहन सकते, लेकिन बच्चों को स्कूल ना भेजना ये एक मुश्किल इकदाम है। लेकिन हम जब तक सेहत हमारी
हमें इस बात की गारंटी मिल रही है कि हम बीमारी या ये जो बैक्टीरिया है घर नहीं ला रहे, तो वो दैट इज फाइन। अब एक ऐसी चीज जैसे कि लोग जिम जा रहे हैं, तो वो फिटनेस का ख्याल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जिम जाना या इस तरह की एक्टिविटीज में बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे जाना इज नॉट अ सेम थिंग। मेरे ख्याल से हम बड़े ब्लेस्ड हैं इस लिहाज से नबिया कि हमारे ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी सहूलत मौजूद है। मैं ये कहना मुबालगा राय नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी, हम में से बहुत लोगों की पर्सनैलिटी कोविड ने चेंज की है एंड फॉर बेटर। बहुत सारी गैर ज़रूरी अखराजात, बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड की थी, हमें एक्चुअली पता लग गया कि वो गैर ज़रूरी हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो घर से बैठ के हो सकती थी, मैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए जिन लोगों ने बाहर निकलना है, लोगों की खिदमत करने के लिए निकलना है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वर्जिश जो है वो आपकी घर में भी हो सकती है, 1-2 मशीनें घर में भी हो सकती हैं, और कुछ नहीं तो आप सुबह जो है बाहर भी दौड़ लगा सकते हैं। हमें ये पता लग गया कि बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो हम घर में बैठ के कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए 500 का मैट भी घर में आ सकता है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पे एवरीथिंग, हर कुछ। शॉपिंग के लिए बाहर जाना, रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए बाहर जाना, आप टेक अवे करके घर भी ला सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त ये सब इमेच्योरिटी और गैर जिम्मेदारी होगी। तो जो लोग भी ये सब कर रहे हैं, मेरी दुआ है और मेरी उनसे अपील है कि खुदा के लिए थोड़ी सी अभी अपनी आंखें खोल लें और अपनी जो एक जिम्मेदार शहरी होने की, एक सेन शहरी होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करें। और जनाब थैंक यू सो मच। इसी के साथ प्रोग्राम क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला। जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने ब्रेक से पहले भी यही बात की थी कि जो आम बंदा है वो इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जैसे कि हमारे जो हीरोज़ मैं समझती हूँ कि जो फ्रंट पे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो टीवी का तबका है, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस कैंपेन को ख़ुद से ही इसको ज़िम्मेदारी समझा और इसको आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया पे अपने पैगामात जारी किए। लेकिन जिन लोगों तक वो रसाई नहीं है या जिनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं, कोई भी आम शख्स, हुआ वो अपने किसी दुकान पर बैठा हुआ शख्स हो सकता है, अपने मोहल्ले में बैठा हुआ कोई शख्स हो सकता है, अगर उसको इन चीज़ों की समझ है तो वो ये जिम्मेदारी के तौर पर समझे कि मैंने कम से कम अपने जो आसपास के लोग हैं उनको एजुकेट करना है या मैंने उनको कन्विंस करना है कि वो जो सर्टन बड़े आसान से SOPs हैं उनको फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से हम इस बीमारी से बहुत जल्दी निपट सकते हैं और हमने निपटा कर दिखाया भी है। इसका मुजाहिरा हमने पहले किया भी है, तभी हम इसकी फर्स्ट वेव से कैसे स्मूथली बाहर है, क्योंकि हमने इसको जिम्मेदारी समझा था। लेकिन बीच में आके जो कैजुअल रवैया अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अपना ना सही तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनका तो ख्याल आप रख ही सकते हैं। इसके साथ ही हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक भी जनाब दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।